सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी 22 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में स्पेशल सीबीआई जज ने अपने हुक्म में कहा कि सभी गवाह और सबूत साजिश और कत्ल को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। पेश है तफसीलात। सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने सभी 22 मुलजमीन को बरी कर दिया है। अदालत के मुताबिक सबूतों की कमी की वजह से मुलजमीन को मामले में रिहा किया गया। अदालत ने गवाहों के बयान से पलटने पर यह भी कहा कि अगर कोई बयान ना दे तो इसमें पुलिस की गलती नहीं है। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में स्पेशल सीबीआई जज ने अपने हुक्म में कहा कि सभी गवाह और सबूत साजिश और कत्ल को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। गौरतलब है कि साल 2005 के इस मामले में 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर पुलिस एहलकार हैं। इस मामले की खास बात ये थी कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह मुलजमीन में शामिल थे। वाज़ेह है कि अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया, दिनेश एमएन, पांडियन और बंजारा इस मामले में मुलजिम थे और इनको 2014 से 2017 के बीच ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े हालात से मुतालिक सबूत भी काफी नहीं है। सीबीआई कोर्ट के मुताबिक तुलसीराम प्रजापति को एक साजिश के तहत मारा गया। ये इल्जाम भी सही नहीं है। सीबीआई कोर्ट के जज ने कहा कि सरकारी मशीनरी और इस्तिगासा ने काफी कोशिश की और 210 गवाहों को भी पेश किया, लेकिन इससे कोई इत्मीनान बख्श सबूत नहीं मिल पाया और कई गवाह अपने बयान से पलट गए। इसमें इस्तिगासा की कोई गलती नहीं है अगर गवाह नहीं बोलते हैं। गौरतलब है कि मुकदमे के दौरान इस्तिगासा के तकरीबन 92 गवाह अपने बयान से पलट गए। इस मामले में इल्जाम है कि नवंबर 2005 में गुजरात एटीएस ने सोहराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी कौसर बी को हैदराबाद से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो सांगली जा रहे थे। सोहराबुद्दीन के साथ उसका मुआविन तुलसी प्रजापति भी था। इल्जाम के मुताबिक सोहराबुद्दीन को गांधीनगर के नजदीक मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मारा गया था। उसके बाद उसकी बीवी लापता हो गई थी और ऐसा माना गया कि उसको भी मार दिया गया। इल्जाम था कि गैंगस्टर के मुअव्विन और इनकाउंटर के चश्मदीद तुलसी प्रजापति को पुलिस ने दिसंबर 2006 में गुजरात के बनासकांठा जिले में चपरी गांव के पास मार दिया था। काबिले जिक्र बात यह है कि अदालत ने 2013 में प्रजापति के मुबैना फर्जी इनकाउंटर मामले को सोहराबुद्दीन के मामले के साथ जोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर में कभी मुलजिम रहे साबिक आईपीएस अफसर डीजी बंजारा ने सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। हमारा न गांधीनगर के साथ लेना देना था, नई दिल्ली के साथ लेना देना था, लेकिन राजनीति कभी कभी इतनी घटिया स्तर तक चली जाती है। आतंकवाद जैसे विषय पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे राजनीति हुई और उसकी वजह से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी झूठी कार्रवाई की गई। 9 साल तक हम लोगों को जेल में रहना पड़ा और जेल में से मुक्त होने के बाद भी आज हम एक के बाद दूसरा केस कोर्ट के अंदर फेस करते हैं और हमारे लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि मुंबई कोर्ट ने हमको न्याय दिया है। और भाई एक नजर डालते हैं सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस से जुड़े तमाम अहम पहलुओं पर। 22 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन, कौसर बी और प्रजापति को हैदराबाद से सांगली जाने के दौरान एक बस से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोहराबुद्दीन और कौसर बी को एक गाड़ी में जबकि प्रजापति को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया। 22 से 25 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन और कौसर बी को अहमदाबाद के करीब एक फार्म हाउस में रखा गया। प्रजापति को उदयपुर की जेल में रखा गया। 26 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन शेख को मुबैना इनकाउंटर में गुजरात और राजस्थान पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में हलाक कर दिया। 29 नवंबर 2005 कौसर बी को भी मुबैना तौर पर पुलिस ने जलाकर कत्ल किया और लाश को ठिकाने लगा दिया। 27 दिसंबर 2006 प्रजापति को राजस्थान और गुजरात पुलिस ने उदयपुर जेल से निकाला और गुजरात के सरहद छापरी में प्रजापति को मुबैना इनकाउंटर में हलाक कर दिया। 2005-2006
सोहराबुद्दीन शेख के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट में इनकाउंटर की जांच और कौसरबी का पता लगाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सीआईडी को मामले में जांच का हुक्म दिया। 30 अप्रैल 2007 गुजरात हुकूमत ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिसमें कौसरबी की मौत हो जाने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बात कही गई। जनवरी 2010 सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई के सुपुर्द किया। 23 जुलाई 2010 सीबीआई ने उस वक्त के गुजरात के वजीर दाखिला अमित शाह समेत 38 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राजस्थान के उस वक्त के वजीर दाखिला गुलाब चंद कटारिया और सीनियर पुलिस एहलकारों को भी मुलजिम बनाया गया। 25 जुलाई 2010 सीबीआई ने इस मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया। 8 अक्टूबर 2010 गुजरात की सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अमित शाह की जमानत अर्जी मुस्तरद कर दी। 29 अक्टूबर 2010 1 लाख के निजी मुचलके पर गुजरात हाई कोर्ट ने अमित शाह को जमानत पर रिहा किया। 27 सितंबर 2012 सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई की शफाफ ट्रायल की अपील पर गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया। 8 अप्रैल 2012 सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन, कौसरबी और प्रजापति के केसों को क्लब किया। 30 दिसंबर 2014 मुंबई की खुसूसी सीबीआई अदालत ने अमित शाह को केस से बरी कर दिया। कटारिया और सीनियर आईपीएस एहलकारों समेत 15 को भी बरी कर दिया गया। नवंबर 2015 सोहराब के भाई रुबाबुद्दीन ने अमित शाह को बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इसी महीने रुबाबुद्दीन ने हाई कोर्ट से अपनी अर्जदाश्त को वापस ले लिया। दिसंबर 2015 समाजी कारकुन हर्ष मंदर ने अमित शाह को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अप्रैल 2016 बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंदर की अर्जदाश्त को खारिज कर दिया, जिसके बाद मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अगस्त 2016 सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदर की अपील को खारिज कर दिया। अक्टूबर 2017 सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 22 मुल्जिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया। नवंबर 2017 सीबीआई के खुसूसी जज एस.जे. शर्मा ने केस में समाअत शुरू की। इस्तिगासा ने 210 गवाहों से पूछताछ की, जिसमें से 92 गवाह मुकर गए। सितंबर 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर पुलिस एहलकारों डीजी वंजारा, एन.के. अमीन, विपुल अग्रवाल, दिनेश M.N. और दलपत सिंह राठौड़ के डिस्चार्ज को बरकरार रखा। 23 नवंबर 2018 अदालत ने गवाहों के बयानात को मुकम्मल किया। मुल्जिमीन के बयानात को सीपीसी की दफा 313 के तहत कलमबंद किया। 5 दिसंबर 2018 इस्तिगासा और वकील दिफा की बहस के बाद फैसले के लिए अदालत ने 21 दिसंबर 2018 की तारीख तय की। 21 दिसंबर 2018 अदालत ने तमाम 22 मुल्जिमीन को इस्तिगासा के जरिए जुर्म साबित नहीं किए जाने पर बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। झारखंड के लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत ने 8 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शरपसंद गौरक्षकों ने जानवर ताजर मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान का बेईमाना कत्ल कर दिया था। 8 मुजरिमीन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। कोर्ट के फैसले का रियासत के दानिश्वरों, उलमाए कराम व समाजी कारकुनान ने खैर मकदम किया है। अदालत का फैसला है, 8 को उम्र कैद की सज़ा, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और थोड़ी सी खुशी हुई है कि मुजरिमों को पर कानून की गिरफ्त अब लगने वाली, लेकिन हमें लग रहा था कि इनको फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, फांसी पर लटका दिया है, तो ये तो कानून और अदालत और जमहूरियत को चैलेंज करना हुआ था। पूरी दुनिया में मॉब लिंचिंग के मामले में हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है और मैं भी उसका स्वागत करता हूँ और आने वाले दिन में ऐसे लोगों को
फांसी का सज़ा दिया जाए, ताकि ये समझ में आए कि हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत है और हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। सब लोग का ऐसा नियत नहीं है। लोकतंत्र का देश है, प्रजातंत्र का देश है, सबको अधिकार है रहने का इस देश में। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग करके एक समुदाय के लोगों की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद सरकार का उसमें प्रोत्साहन रहता है, ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम लोग जो कोर्ट अदालत से जो तवक्को रखते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि ऐसे मॉब लिंचिंग के मामलों में उम्र कैद की जगह फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने मुतनाज़ा बन चुके अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से अपने बयान का दिफा किया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान पर आए शदीद रद्दअमल के ताल्लुक से सवालात का जवाब देते हुए नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि वो पहले भी कह चुके हैं कि वो एक परेशान हाल शहरी हैं। उन्होंने पूछा कि इस बार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मुझे गद्दार कहा जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद कहा कि उन्हें मुल्क से मोहब्बत है और इसीलिए उन्होंने अपनी तशवीश जाहिर की। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद सवाल पूछते हुए कहा कि मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करना कैसे जुर्म हो सकता है। मालूम नहीं क्यों, क्योंकि जो बात मैंने कही वो एक चिंतित भारतवासी की हैसियत से मैं पहले भी कह चुका हूँ जी। मुझे नहीं मालूम इस दफ़ा मैंने कौन सा ऐसा क्या कह दिया कि मुझे गद्दार ठहराया जा रहा है। अजीब बात है। पर सच बात तो ये है कि फिर ये भी आप कह सकते हैं कि विराट कोहली की आलोचना करने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम ने कहा था, तो अगर उनको आलोचना करने का हक है तो मुझे भी है ना। मैं अपने मुल्क जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मेरा अपना घर है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, अपनी फिक्र जाहिर कर रहा हूं। इसमें कौन सा मैंने गुनाह किया। सूफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन नूरानी के सूफी पैगाम के साथ अमन यात्रा दिल्ली से चरार शरीफ रवाना हो गई है। यात्रा में अजमेर शरीफ की अंजुमनों के अलावा निजामुद्दीन औलिया दरगाह के खादिम हजरात भी शामिल हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर हुए प्रोग्राम में यात्रा में शामिल लोगों ने कश्मीर व मुल्क में भाईचारे और अमन के लिए दुआ की। इस सिलसिले में 23 दिसंबर को चादर नूरुद्दीन नूरानी के आस्थाने वाक़ चरार शरीफ भेज दी जा रही है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर में अमन व भाईचारे की फजा कायम करने का अज़्म किया। देखिए, कश्मीर में कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, कश्मीर के लोग भाईचारा चाहते हैं और उस अमन और भाईचारे की जो डोर है उससे हम सब उनको जोड़ना भी चाहते हैं और वो जुड़े भी हैं। ये भारत जो है वो कश्मीर से भी प्यार करता है, कश्मीर के लोगों से भी प्यार करता है। ठीक है। कश्मीर के साथ तो अभी ये देश में पूरे भारत में अमन चैन, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में अमन चैन के लिए ये यात्रा जा रही है। चादर जा रही है तो इस नेक नियत से और नेक इरादे से जा रही है, तो इन बुजुर्गान दीन के वसीले से वहाँ पे अमन हो जाए, शांति हो जाए, खुशहाली हो जाए, इसीलिए ये दरगाह कमेटी ने पहल। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। उत्तराखंड हुकूमत ने मदारिस के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रियासत की तश्कील के 18 साल बाद यहां मदारिस को अक़लियती इदारे का सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। इसीलिए महकमे अक़लियती फलाह के डायरेक्टर को इख्तियारात दिए गए हैं। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने मदरसों को अक़लियती इदारे का दर्जा दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। रियासत के 297 मंजूर शुदा मदारिस को अब इसके बाद मरकज से मिलने वाली स्कीमों का सीधा फायदा मिल सकेगा। देखिए, टेक्निकली ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अल्पसंख्यक संस्थाएं घोषित न होने से भारत सरकार की जो योजना है, IDMI जैसे योजना है, ऐसी योजनाएं जो भारत सरकार से संचालित हैं, हमारे कई मदरसे इससे पूर्व में जो है भारत स्तर तक चले गए, लेकिन वहाँ ये सर्टिफिकेट उन्होंने डिमांड की भारत सरकार ने, जिनके अभाव में उनको जो है वो पैसा जो है नहीं मिल पाया। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है ये। अब इससे जो हमारे राज्य के जो मदरसे हैं जो इस श्रेणी में आएंगे, जिनके प्रस्ताव भारत सरकार को जाएंगे, उनकी एक बड़ी समस्या का निदान है। हालांकि अक़लियती इदारे का दर्जा सिर्फ उन्हीं मदरसों को मिलेगा जो मरकजी हुकूमत के शराइत को पूरा करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड शराइत को तैयार करने में जुटा है। सर्टिफिकेट दिए जाने के फैसले से जहां मदरसा इंतजामिया खुश हैं, तो वहीं एक बार फिर मदरसा बोर्ड की डिग्रियों की मसावियत का मामला भी जोर शोर से उठाया जाने लगा है। और सरकार ने इनको
सरकारी कागजात के मुताबिक उनको अल्पसंख्यक का दर्जा और अल्पसंख्यक की जो है उसमें फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये अच्छी बात है, सरकार का अच्छा कदम है, होना चाहिए। मगर इसको अल्पसंख्यक और अक़लियत के फहरिस्त में शामिल करने से ज़्यादा ज़रूरी है जो मदरसों के मान्यताएं हैं या मदरसा शिक्षा परिषद की डिग्रियां हैं, उनको मान्यता दी जाए। मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों के मदरसों के लिए कई ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा अभी तक उत्तराखंड के मदरसों को सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अक़लियती इदारे का सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। लेकिन अब रियासती हुकूमत ने जब इस मामले को हल कर दिया है तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इन मदरसों के अच्छे दिन आने वाले हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने मुस्लिम तलबा की बोर्ड इम्तिहान से कबल करियर काउंसलिंग शुरू कर दी है। सोसाइटी का मानना है कि इम्तिहानात के वक्त तलबा को जहनी तनाव से निकालने और करियर से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए जरूरी है कि उनके मुस्तकिल तौर पर काउंसलिंग की जाए। मुकाबला जाती इम्तिहानात के इस दौर में खुद को भीड़ से अलग रखने और माशरे में अपनी अलग शनाख्त बनाने की ख्वाहिश में हर शख्स ने अपना सुकून खो दिया है। घर वालों के दबाव में बच्चे बेहतरीन करियर के लिए अनथक मेहनत तो करते हैं, लेकिन अदम मालूमात के सबब अक्सर बच्चे अपनी मंजिल से दूर रहते हैं। इसलिए भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने बोर्ड इम्तिहानात से कबल मुस्लिम तलबा के लिए करियर काउंसलिंग शुरू कर दी है। हमने कोशिश ये की है आज बच्चों को कि वो 9वीं और 10वीं क्लास से ही अपने करियर को ऑप्ट करना शुरू कर दें, उनकी एक सोच डेवलप हो जाए। तो आज खास तौर से हमने 9वीं और 10वीं के बच्चों को बुलाया है ताकि हम उनको ये बता सकें कि वो 11वीं क्लास में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ताकि उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो ख्वाब हैं, उनको वो किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो ये इस वक्त का जो सेशन है उनके लिए 9वीं क्लास के और 10th क्लास के बच्चों के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 11वीं क्लास में तय कर पाएं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो घर बैठ के भी बच्चे अगर चाहें तो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम और उसमें जो प्रिंट मीडिया है उसका काम, तो ये तमाम चीज़ें उन लोगों को पता ही नहीं है कि बिना आप कहीं पे ज़्यादा बाहर जाए हुए आपके पास अगर लिखने की सलाहियत है, अगर आपके पास उसके ऊपर बोलने की सलाहियत है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरियर चुनने का काम कर सकते हैं। भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम तलबा के लिए मुनक्किदा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुझे जो अपनी फील्ड के बारे में करना है, करियर काउंसलिंग के बारे में जो मालूमात करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। मुझे यहाँ बहुत सी मालूमात अभी हुई हैं, हासिल हुई। मेरा फर्स्ट फंक्शन अटेंड करा है, अब सेकंड फंक्शन इंशाल्लाह एक और बार अटेंड करूँगा। जो मुझे मालूमात करनी है अपनी करियर में क्या करना है आगे जाके, जो भी मुझे फील्ड करनी है वो इस मालूमात के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ पे मायामी कैप से स्कॉलरशिप मिलेगी, इधर काउंसलिंग हो रही है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ से और मुझे जो सब्जेक्ट लेना है उसके बारे में पता चलेगा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। भोपाल में मुनक्किदा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में सोसाइटी को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। प्रोग्राम में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत को देखते हुए सोसाइटी ने तसलसल के साथ ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला किया है ताकि कौम के ज्यादा से ज्यादा तलबा की करियर काउंसलिंग की जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। झारखंड में उर्दू अकेडमी की अदम मौजूदगी की वजह से कलमकारों और शोरा कराम के तख्लीकात मंजर आम पर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे हालात में राज्य की अल्लामा इकबाल फाउंडेशन नामी रजाकार तंजीम ने हौसला अफजाई के लिए पहल की है। हालिया दिनों फाउंडेशन के ताउन से रांची के मारूफ और माली एतबार से कमजोर शायर असफर जमील की किताब कलाम शौक सफर का इजरा अमल में आया। तकरीबन 150 गजलों पर मुश्तमिल यह शेरी मजमुआ असफर जमील की 30 साल की मेहनत का समरा है। झारखंड में अच्छे लिखने वालों की बहुत कमी है और दूसरी बात यह है कि अच्छे लिखने वाले अगर हैं भी तो उनको मौका नहीं मिलता है। कोई ऐसा इदारा या एकेडमी नहीं है जिसकी वजह से उर्दू वालों को फ़रोग़ हासिल हो सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा इकबाल फाउंडेशन वालों का, जिनकी बदौलत मेरी किताब शौक़ सफ़र आज मंज़र आम पर आई। उर्दू एकेडमी है नहीं, तो ऐसे शोरा हज़रात जिनके तख्लीक़ात जो है काफ़ी कीमती है और लोगों तक आना चाहिए, तो उनको लाने के लिए फाउंडेशन जो माली एतबार से भी कमज़ोर हैं, जो खुद से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फाउंडेशन जो है
माली तौर पे मदद करती है ताकि उनके तख्लीकात जो है लोगों के सामने मंजर आम आ सके। उर्दू टीचर्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अंजाम दें। उर्दू स्कूलों में मयार तालीम को बुलंद करें ताकि नई नस्ल उर्दू स्कूलों में दाखिला लेने पर आमादा हो। अलीपुर में मुनक्कदा कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बंगलुरु के करीब वाक़ अलीपुर में कर्नाटक उर्दू अकेडमी का उर्दू तालीमी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। जेम इंटरनेशनल स्कूल में मुनक़िदा इस इजलास में मकामी रुकन असम्बली और रियासत के वज़ीर ज़राअत NH शिवशंकर रेड्डी ने शिरकत की। शिवशंकर रेड्डी ने अपने हल्के में उर्दू स्कूलों के मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। उर्दू अकेडमी की तजवीज़ पर वज़ीर शिवशंकर रेड्डी ने चिकबल्लापुर शहर में जल्द ही उर्दू लाइब्रेरी कायम करने का भी ऐलान किया। उर्दू के साथ पूरी इंसाफ करें, बच्चों को सिर्फ तोता मैना की तरह रटा देना या किताबें पढ़ाकर जिस वक्त वो 5वीं जमात या 6वीं जमात में जाएं वहाँ पहुंचकर उनको इमला भी लिखना नहीं आता, तो ऐसी तालीम को देकर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए उनसे हर जगह हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें। इजलास में उर्दू अकेडमी के सदर मुबीन मुनव्वर ने उर्दू असातिज़ा से अपील की कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दें। जेम स्कूल के सदर इब्न हसन ने कहा उनके इदारे में ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी है, इसके बावजूद तलबा को उर्दू ज़ुबान एक मजमून की हैसियत से पढ़ाई जा रही है। हमारे तरफ से और हमारे कैंपस और स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से हम उर्दू को बहुत कुछ देना चाहते हैं, जितना हो सकता है, और हमारे स्टूडेंट को भी हम उर्दू के लिए हमारे स्कूल में भी जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के और हमारे ताल्लुक़ गौरी बिदनौर और चिकबल्लापुर ज़िला से कई असातिज़ा बड़ी तादाद में और अलीपुर के सभी मुहिब्बान उर्दू कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए हैं और सब ने अपनी खुशी का इजहार किया और ये हमसे कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। तालीमी बेदारी प्रोग्राम के साथ साथ कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम यहाँ मुशायरे का भी इनेकाद अमल में आया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ़ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।